दोस्तों नमस्कार। देश के 140 करोड़ लोगों में अगर ये अनुमान लगाया जाए कि पिछले 12 साल में सबसे शक्तिशाली कौन व्यक्ति है, तो शायद आप नंबर 1 और नंबर 2 में से दो ही आदमियों का नाम लेंगे, या तो वो नरेंद्र मोदी और या फिर अमित शाह, जिन्होंने सारी सत्ता और सारी एजेंसीज को इस तरह से अपनी जकड़ में रखा कि विपक्षी तो उनसे थर-थर कांपते ही थे। इस देश के उद्योगपति और आम लोग भी ये जानते हैं कि अगर शक्ति किसी के पास निहित है तो वो है इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अंदरूनी सूत्रों का तो ये भी कहना है कि मोदी इस सरकार में केवल एक मुखौटा है और इस पूरी सरकार को अमित शाह चला रहे हैं। लेकिन एक छात्र आंदोलन ने इस देश की राजनीति और शक्ति को इस तरह से परिवर्तित कर दिया और 180 डिग्री के कोण पे मोड़ दिया कि वो सबसे शक्तिशाली आदमी अमित शाह आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं तो उनके कंधे झुके हुए होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो हार गए हैं। वो सदन में आने से डरते रहे और पूरा मॉनसून सत्र निकल गया। जो आदमी बढ़ चढ़ कर सदन में हर चीज को, अपनी पार्टी को, उसका बचाव करता है और हमेशा आक्रामक मुद्रा में दिखाई देता है, वो एक आदमी इस छात्र आंदोलन के बाद नदारद है और ये कहने से बच रहा है कि जो छात्रों पे बर्बर कार्रवाई हुई उसका आदेश उन्होंने दिया या उसका आदेश उन्होंने नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह की कि ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह जो है वो छात्र आंदोलन के बाद मीडिया के सामने, सदन के सामने, छात्रों के सामने आने से घबरा रहे हैं। और जो सबसे शक्तिशाली आदमी, जिससे इस विपक्ष का हर नेता घबराता है, जो बड़े बड़े दलों को तोड़ दिया करता है और इस राजनीति में उनका एक अलग ही मकाम है, चाहे पक्ष के लोगों से पूछें या विपक्ष के। ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ और कोई मंत्री आके खड़ा होने को तैयार नहीं है उनके बचाव में, और अमित शाह बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं पार्टी के बाहर और बीजेपी के अंदर। क्या बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या ये नंबर 1 और नंबर 2 की जो दौड़ है, इसमें अमित शाह कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज मैं आपको इसी विषय पे कुछ विशेष बातें बताऊंगा जिस पे आप भी विचार कीजिए और सोचिए कि ऐसा कैसे हो रहा है अमित शाह के साथ। वो अमित शाह जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और जो अपनी तुलना सरदार पटेल से किया करते हैं, जो कि एक लौह पुरुष थे, आज तक उनकी जितनी भी छवि है वो राजनीति से ऊपर उठ के एक ऐसे व्यक्ति की बनी हुई थी जिससे सब डरते हैं और घबराते हैं। चाहे वो विपक्ष के कोई नेता हो, बड़ी बड़ी पार्टियों को वो तोड़ दिया करते हैं, चाहे धन बल से और चाहे एजेंसीज के डर से, जिन्होंने सब सत्ता के इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में ले लिया, जिन्होंने सारी एजेंसीज को अपने पास रख लिया, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से लेके हर महकमे को अपने साथ इस तरह से मिलाया कि जब वो कहते हैं उनके इशारों पर रेड हो जाया करती हैं और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया करते हैं। आज वो अमित शाह छुपते छुपाते नजर आ रहे हैं, चुप नजर आ रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लगता है कि वो हार मान चुके हैं। तो क्या ये विपक्ष के दबाव के कारण हो रहा है? क्या ये छात्रों के आंदोलन के दबाव के कारण है? हाँ, छात्रों के आंदोलन के कारण तो बहुत बड़ा एक प्रेशर इस पूरी राजनीति पे पड़ा है। और जो उनके मूल मुद्दे थे, जिस लाइन को बीजेपी आज तक लेके चलती थी, धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति, उससे ऊपर उठ के इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि देश की मूल समस्याएं कुछ और हैं। वो महंगाई की हैं, वो बेरोजगारी की हैं, वो पेपर लीक की हैं और ये सरकार उसमें पूर्णतः विफल है। लेकिन अमित शाह जो सर्वशक्तिशाली रहे हैं अब तक, इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से की और एक धारणा बड़ी प्रसिद्ध है कि इलेक्शन में जब इनका कैंडिडेट कम वोट पाने वाला था और इनको इस बात का पूर्ण आभास हो गया
तो वहां जो कैंडिडेट इनके विरुद्ध खड़ी हुई थी वो एक महिला कैंडिडेट थी। तो इन्होंने सबके घर फोन करवा के उनके माता पिता से ये कहलवाया कि कल इनको कॉलेज मत भेजना उस दिन जिस दिन वोटिंग होनी थी, कि कॉलेज में कुछ उपद्रव हो सकता है, तो इनका आना ठीक नहीं है। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें जाने से रोक दिया और इनका कैंडिडेट जीत गया, उन्हें सफलता मिल गई। तो आप देखिए शुरू से ही जिस तरह से ये राजनीति को आगे लेके चलते हैं और जिस तरह इनका दबदबा रहा है, चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे तोड़फोड़ से, और ये अपने उद्देश्य को पूरा कर देते हैं। अभी देखिए आप, चाहे बिहार का इलेक्शन हो और चाहे बंगाल का, अमित शाह ने इस राजनीति पे अपनी एक अलग ही पहचान छोड़ी है और वो पहचान है डर की। आज से पहले भारतीय राजनीति में इतनी डर की राजनीति कभी नहीं की गई जितनी इस काल में चल रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी कुछ इस तरह से चली कि सही गलत जो कुछ भी हो वो आगे बढ़ते रहे। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह वहां एज अ होम मिनिस्टर आए। यही कार्यशैली उन्होंने तब भी बरकरार रखी और अमित शाह से सब विपक्ष के लोग घबराते रहे और वो दूसरे दलों के लोगों को भी अपने दल में शामिल करते रहे। और उसके बाद से विपक्ष में तो मानो एक दहशत की लहर सी दौड़ गई। जो भी नेता उनके विरुद्ध जाता या जिसको पार्टी को वो अपने दल में शामिल करना चाहते, उसके विरुद्ध ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होने लगी और वो लोग भाजपा में शामिल हो गए या उन्होंने जेल का रास्ता देखा। ऐसी राजनीति भारत में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अमित शाह एक डर का पर्याय बन गए। वो इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्हें लोग देश में नंबर 1 या नंबर 2 की संज्ञा देने लगे। लेकिन वो कभी भी जनप्रिय नेता नहीं बन पाए, वो कभी भी लोगों की पसंद नहीं बन पाए। अब ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह छात्र आंदोलन के बाद इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं और पार्टी के भीतर भी उनके विरुद्ध बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। अब देखिए, पार्टी के भीतर भी अमित शाह की कमजोरी इस चीज से उजागर होती है। अमित शाह को चुनौतियां बहुत सारी थी, चाहे वो उनके सीनियर वसुंधरा राजे सिंधिया से हो, चाहे वो उनके सीनियर नितिन गडकरी से हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सब लोग उनसे सीनियर थे और अमित शाह नहीं चाहते कि मोदी के बाद इनमें से कोई भी जो है वो नंबर 1 की पदवी ले या भारत का प्रधानमंत्री बने। तो अमित शाह जो हैं वो एक एक करके इन सबको ठिकाने लगाते रहे। जिस तरह वो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटा के केंद्र में ले आए, अमित शाह ने अपने हर रास्ते के कांटे को हटा दिया। लेकिन बिल्कुल 99 पे आके, अगर दोस्तों आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा तो आपने देखा होगा जब एक आदमी मेहनत करता 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 और 100 के पास पहुंचने लगता है, तभी उसे 99 पे एक सांप काट लेता है और दोबारा वो 2-3 पे आ जाता है। तो यही कुछ हालत इस समय अमित शाह की हो रही है। इतना कुछ करने के बाद जब एक कदम दूर थे वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने से, जैसा कि उनकी सोच थी, तो उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि पार्टी के भीतर से ही उनका ऐसा विरोध होने लगा और बाहर तो आप देख ही रहे हैं, पूरा विपक्ष लामबंद है अमित शाह के खिलाफ और छात्र भी अमित शाह को इस्तीफा दो का आंदोलन के साथ मुखर हो रहे हैं। तो अब अमित शाह के विरुद्ध ऐसा क्या चल रहा है कि वो आदमी जो भाजपा में इतना शक्तिशाली था, उसके कहने पे उसके खासम खास नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया और टिकट किसी और को दे दिया गया। इसका खुले तौर पे बीजेपी में ही विरोध हुआ। नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने सड़क पे आके हंगामा किया और उनकी जगह जिस कैंडिडेट को खड़ा किया गया था वो भी हार गया। ऐसा उपचुनाव में भाजपा के साथ पहले नहीं हुआ। राजधानी पटना का, जहां से नितिन नवीन जो तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष हैं वो आते हैं, उनकी अपनी सीट गृह जनपद की जिसे छोड़ के वो आए, उस पे जो कैंडिडेट खड़ा किया गया वो भी हार गया और वहां प्रशांत किशोर जीत गए। अब आप ये देखिए, ये दोनों सीटों पे बीजेपी की हार, और वो भी उपचुनाव में, और उन दोनों राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है।
अमित शाह ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। जिस तरह से वो चुनाव से पहले नीतियां बनाया करते हैं और एक कुशल रणनीति के हिसाब से वो छल से बल से किसी भी तरह चुनाव निकाल लेते हैं, अमित शाह ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया और दोनों तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हार गए। अब अमित शाह के दो और खास आदमियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जिनका इस्तीफा हुआ है, ये संघ से थे और अमित शाह के बहुत ही खासम खास माने जाते थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक के रूप में देखा जा रहा है। फिर आया वो मौका जब नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह ने उसके बाद बागडोर संभाल ली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। दूसरे उनके खासम खास थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र यादव जो हैं, इनको भी आप ये देखिए कि भूपेंद्र यादव जी जब भी किसी राज्य में या किसी दल को तोड़ा जाता है, जैसे वो आम आदमी पार्टी हो या अभी तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्हें तोड़ा गया, तो भूपेंद्र यादव अमित शाह के साथ इसमें पूरी तरह सम्मिलित रहते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि मुझे अंदर से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दोस्तों मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव के मुख्य सचिव और 2 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। अब ये भी अमित शाह पे एक प्रहार माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव के ओएसडी और उनके खासम खास जिनके संघ का भी बैकअप था, उनके जो दफ्तर में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया मोदी सरकार द्वारा। दोस्तों, आप क्या ये सोच सकते हैं कि राम मंदिर चोरी का जो मामला सामने आया, इसमें जो वो ट्रस्ट है उसका गठन नरेंद्र मोदी ने किया। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, और उसके बावजूद एक चिट्ठी पीएमओ को लिखी गई जिससे ये सारा मामला खुला मीडिया के हाथों आया और पूरी तरह जनता में फैल गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर ही किसी धड़े ने इस मामले को उठाने की कोशिश की? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा है, ये जग जाहिर है, सर्वव्यापी है। ये दोनों अपने अपने जोर लगाते रहते हैं। अमित शाह ये चाहते हैं कि योगी का कद और ना बढ़े, कि वो केंद्र में कल को दावेदारी पेश करें, और योगी ने पिछले चुनावों में ये दिखा दिया उत्तर प्रदेश में कि अगर योगी इनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये लोग उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकते। तो अमित शाह की ये जो आज स्थिति हो रही है कि वो सदन में नहीं आ पाए पूरे मॉनसून सत्र में और एक वक्तव्य नहीं दे पाए, वो बाहर कह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूं, मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूं, कांग्रेस चिट्ठी लिखे। अगर वो चाहते तो इसकी जगह अपना विज्ञप्ति दे देते वहीं प्रेस को, वो बता देते कि छात्रों पे गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था या नहीं दिया, या मैंने नहीं दिया, मेरे अधीनस्थ किसी अधिकारी ने ऐसा किया, उसके विरुद्ध जांच बिठाई जाएगी। लेकिन वो ये सब नहीं बोल रहे, इससे कतरा रहे हैं। और आप ये देखिए, केंद्र का और कोई भी मंत्री इस समय उनके बचाव में नहीं उतर रहा। केवल किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि अमित शाह आएंगे तो आप सब डर जाएंगे, वो ऐसा विज्ञप्ति देंगे आप सुन नहीं पाएंगे और आप लोग चुप होकर सुनिएगा। बताइए, इसकी जगह वो यही बताते कि अमित शाह क्या कहना चाह रहे हैं, या अमित शाह चाहते तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो नरेशन है वो दे देते, वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। और केंद्र का कोई भी मंत्री उनके समर्थन में नहीं बोल रहा। उनके समर्थन में जो बोल रहे हैं वो ऐसे मंत्री हैं जो बहुत ही हल्के किस्म के बयान दिया करते हैं, जैसे निशिकांत दुबे और कंगना राणावत। उनके कोई भी वक्तव्य का कोई सीरियसली नहीं लेता, उसका कोई इतना मूल्य नहीं मानता, तो केंद्र का कोई भी मंत्री उनके बचाव में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, क्या ये नंबर 1 और नंबर 2 के बीच की लड़ाई है? ये दोनों एक दूसरे के हमराज हैं और राजदार हैं। शुरू से जब से राजनीति पारी इन्होंने शुरू की है, एक दूसरे के अच्छे बुरे हर काम को जानते हैं, और आज ये दोनों देश में नंबर 1 और नंबर 2 है। लेकिन आप जानते होंगे कि पहाड़ी की चोटी पे जो पीक होता है उस पे केवल एक ही आदमी की जगह होती है, और उस समय वहां आसीन है नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा वादा किया था कि मैं जब 75 साल का हो जाऊंगा तो मैं स्वयं आपको इस पद पे बैठा दूंगा? क्योंकि अगर देखें आपके लोगों में उनकी इतनी स्वीकार्यता नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और अब ऐसा नहीं होता दिख रहा कि अमित शाह अब देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे।
तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी थकावट इस चीज को बयां कर रही है कि जो उन्होंने सपना आज तक संजोया था और जिसके लिए वो इतने आक्रामक रूप से मोदी के लिए बैटिंग करते आए और उनकी फील्डिंग सेट करते रहे और तमाम राज्यों में बीजेपी को जिताते रहे, वो जो उनका सपना था वो आज चूर चूर हो गया है। जरा सोचिए कि ये बाहर की लड़ाई तो है ही, लेकिन बीजेपी के भीतर भी एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे थे व्यू पॉइंट।